गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में यूपीएससी सीएमएस 2021 फर्स्ट पार्ट जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स वाला अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 60 ईयर ओल्ड मेल है जिसको चेस्ट पेन हुआ, ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन मिल रहा है। कार्डियो बायोमार्कर इसमें एलिवेटेड नहीं है, तो एलिवेटेड नहीं है और ये सब हिस्ट्री देखकर अपन क्या इसमें डायग्नोस बनाएंगे एंजाइना। और एंजाइना कौन सा है? अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना में अपन कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं? उसमें देते हैं अपन एंटी प्लेटलेट देते हैं, ठीक है, एंटी कोगुलेंट देते हैं और स्टेटिन देते हैं। अब इसमें आंसर आप सर्च करो एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट और स्टेटिन इसमें होना चाहिए, पर बेस्ट ऑप्शन इज आंसर सी इस क्वेश्चन में। जो ए और बी है ये एनस्टेमी में जाएगा और ये अपन ड्रग्स देंगे स्टेमी वाले एमआई में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि सिंगल रेस्क्यूअर है, ठीक है, सिंगल रेस्क्यूअर मतलब एडल्ट में सीपीआर का क्या रेशियो रहता है? वो होता है 30:2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन द ईसीजी। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट पेरिकार्डिटिस में मिलता है, वेंट्रिकल में ट्रोमा है तो मिलता है, हाइपोथर्मिया में ऑसबोर्न जे वेव होती है तो मिलता है, बट हाइपोकैल्सीमिया में एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा, तो आंसर इज डी। बाकी कौन सी कंडीशंस और है जिनमें एसटी एलिवेशन मिलता है? वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्लास 1 सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स, बुर्गाडा सिंड्रोम में मिलता है, डीसी कार्डियोवर्जन अगर करें किसी में तो मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैलीमिया में मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया में नहीं मिलता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, है ना। हाइपोथर्मिया तो मैंने देख ही लिया, मायोकार्डिटिस और ट्रोमा टू वेंट्रिकल से। नेक्स्ट एईडी किस में आप दोगे? एईडी किस में नहीं दे सकते, ठीक है, मीन्स नॉन शॉकेबल रिदम इनमें से कौन सी है? तो वो है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। एईडी कब दोगे? जब कोई रिदम हो जिसको शॉकेबल करके अपन को नॉर्मल करना हो, एबनॉर्मल रिदम को शॉकेबल करके नॉर्मल करोगे, ये एईडी का काम होता है। पर आप जो इन तीनों में तो रिदम एबनॉर्मल है उनको तो आप नॉर्मल कर सकते हो, पर पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है। 50 ईयर ओल्ड मैन है, इमरजेंसी में आया है, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन, एक्यूट चेस्ट पेन है और एसटी एलिवेशन है एंटीरियर चेस्ट लीड्स में। नेक्स्ट चॉइस क्या करोगे आप? कंफर्म करो एमआई को कार्डियक मार्कर्स चेक करके। विच आर द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स आर मैनिफेस्टेशन और डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन। डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वेंट्रिकुलर बायजेमिनी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और एट्रियल टैकिकार्डिया भी वेंट्रिकल ब्लॉक होता है, एट्रियल फ्लटर नहीं होता है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा। According to the modified WHO classification of heart disease in pregnancy, which cardiac lesion is contraindicated in pregnancy? तो इन सब में आंसर है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। इसके अलावा अगर वेरी सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस से इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत लो है और कॉर्टिकेशन में होता है ईजेनवेंगर सिंड्रोम, जो सेकेंडरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, इन सब केसेस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सडन ऑनसेट चेस्ट पैल्पिटेशन हुआ, हार्ट रेट 150 तक पहुंच गई। जैसे ही उसका कैरोटिन मसाज करा तो नॉर्मल हो गया पर्सन, तो इसका डायग्नोसिस है पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया। पीएसवीटी में क्या होता है कि दो तरीके की एल्गोरिथम चलती है। पेशेंट जैसे इसमें स्टेबल था तो अपने वेगल मैनुअल करा, पेशेंट नॉर्मल हो गया, पर अनस्टेबल होगा तो अपन को केमिकल कार्डियोवर्जन के थ्रू आगे बढ़ना होता है। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओपनिंग स्नेप इन कार्डियक ऑस्कुलेशन। ओपनिंग स्नेप कब आता है? जब मिटल ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है ड्यूरिंग द डायस्टोल, तो वो एक हाई पिच साउंड है और ड्यूरिंग द डायस्टोल ये ओपन होते हैं। बाकी सारे इसमें रॉन्ग ऑप्शन है कि स्टेनोस डायरेक्टिव वॉल हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को इंडिकेट करते हैं, प्रीसीड्स तो करता ही नहीं है, ठीक है। 35 ईयर ओल्ड लेबर है जिसको रिकरेंट चेस्ट पेन के अटैक्स होते हैं, उसका जो एल्डर ब्रदर था 40 ईयर ऑफ द एज पे डाइड हो गया था। उसको अपन ने जब सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी तो वो लेने के बाद उसकी मरमर की इंटेंसिटी बढ़ गई और सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन ने क्या करा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो हार्ट पे ब्लड कम आया, ठीक है, वॉल्स वेंट्रिकल की कम स्ट्रेच हुई तो मरमर की इंटेंसिटी बढ़ गई। ऐसा किस केस में होता है? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में होता है। वैसे मुझे इतना समझाने की इसमें ज़रूरत थी नहीं, जैसे इसने बोला कि एल्डर ब्रदर की डेथ हुई है तो आपको इस लाइन के ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए डायग्नोसिस बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियल फिब्रिलेशन और अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन वॉज ऑन ट्रीटमेंट ऑन अ ड्रग, जिसकी वजह से उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहा है? फोटो सेंसिटिविटी हो रही है, स्किन में डिस्कलरेशन हो रही है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। तो वो एमिड्रोन ले रहा था जिसकी वजह से उसको ये सब दिक्कतें हो रही हैं। एमिड्रोन के और क्या जो टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं स्किन में ब्लूइश डिस्कलरेशन, फोटो सेंसिटिविटी रैश,
थायराइड में हाइपर हाइपोथायराइडिज्म दोनों कर सकता है, न्यूमोनाइटिस कर सकता है, कॉर्निया में डिपॉजिट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बोन मेरो को सप्रेस करता है, हार्ट में ब्लॉक करता है और हेपेटाइटिस करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाली है? ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है। पल्मोनरी सार्कोइडोसिस, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी इंक्लूड, सीओपीडी टोबैको स्मोकर से मिलता है, रिकरेंट इन्फेक्शन वालों में मिलेगा, कोल्ड डस्ट एक्सपोजर वालों में मिलेगा। ओके, पर जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इसमें आंसर नहीं होगा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वालों में मिलता है। तो 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ द अस्थमा थेरेपी। तो अस्थमा थेरेपी का एम बता देता हूँ पहले तो, कि दो ही मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि पहली चीज़ तो कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं होना चाहिए, पर्सन जो है वो मिनिमली या विदाउट एनी ड्रग या मिनिमम ड्रग के डोज पे, किसी भी टाइप की ड्रग हो तो उसे मिनिमम ड्रग पे या विदाउट दैट ड्रग स्टेबल रहना चाहिए, नॉर्मल अपना काम कर लेना चाहिए, और जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो सर्केडियन रिदम है ना वो मोर देन 20% होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ए आएगा, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। 65-year-old मेल स्मोकर हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद COPD। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग FEV1 बाय FVC लेस देन 0.7 है, तो कन्फर्म हो गया COPD, एंड FEV1 इज 42%। तो गोल्ड क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर में किस में आप इसको क्राइटेरिया में फिट करोगे। तो देखो गोल्ड क्राइटेरिया में FEV1 बाय FVC का जो मिनिमम चाहिए वो है 0.7 से कम, वो इधर फुलफिल हो रहा है। पर जो FEV1 है तो वो अगर मोर देन 80 है तो माइल्ड होता है, 80 to 50 है तो 50 to 80 होगा ना, तो 50 to 80 है तो मॉडरेट, सीवियर होगा जब वो 30 to 50 है, और अगर वो लेस देन 30 होगा तो वेरी सीवियर। तो यहाँ पर 42 है, 42 कौन सी रेंज में आएगा? 42 आ जाएगा सीवियर की रेंज में। ओके, तो 15 का आंसर हो जाएगा अपने सी। A 40-year-old patient of bronchial asthma present with acute severe breathlessness, indication for giving in assisted ventilation for acute severe asthma include। अस्थमेटिक पेशेंट में असिस्टेड वेंटिलेशन देने की इंडिकेशंस क्या क्या होती है? ठीक है, पहली चीज़ तो मैं बेसिक से बताऊँ आपको, पेशेंट अगर कोमा में है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, उसको एक्सोशन में है, डिलीरियम में है, ड्राउजीनेस में है, तो इन सब केसेस में आपको असिस्टेड वेंटिलेशन देना है। ABG के एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो अगर PaO2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है ना लेस देन 8 kPa है, लेस देन 8 kPa मीन 60 mmHg से कम है, और जो CO2 है वो लेस देन 6 kPa, दैट मीन्स 45 mmHg से कम है, तो आपको असिस्टेड वेंटिलेशन देना पड़ेगा। तो इसमें देखो PaO2 जो 60 से कम इन दोनों में है, और PaCO2, ठीक है, 60 नहीं दोनों में, इसमें 60 से कम है और इसमें ये 45 है, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन मेटास्टेटिक एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लंग कैंसर। तो कार्सिनोइड ट्यूमर है, कार्सिनोइड सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम होता है, हॉर्नर सिंड्रोम नहीं होता, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो और बाकी और कौन कौन से एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन है लंग कैंसर की, वो है SIADH, SIADH के बाद में हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन पेप्टाइड रिलीज, कार्सिनोइड सिंड्रोम है, गायनेकोमेस्टिया, पॉलीन्यूरोपैथी, माइलोपैथी, सेरिब्रल डिजेनरेशन, माइस्थीनिया जो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम अभी अपन ने देखा ही, डिजिटल क्लबिंग मिलेगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूजनोफिलिया है, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, और लास्ट है हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। ये सारे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब हैरिसन और डेविडसन की टेबल्स हैं, जो इस बार सबसे ज़्यादातर इस पेपर में पूछी हुई थी। 60-year-old ओबेस पर्सन है, 110 किलो का, ही हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ एक्सेसिव स्लीपीनेस इन डे टाइम, मॉर्निंग में हेडेक रहता है, इरिटेबल रहता है, मूड डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। पेशेंट को हिस्ट्री है ड्राई माउथ की, नॉक्टर्नल हार्टबर्न, डायफोरोसिस, और चेस्ट और नेक में डायफोरोसिस हो जाती है। देखो इतना ओवरवेट पेशेंट है, डे टाइम स्लीपीनेस है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और इसके लिए अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं ओवरनाइट पॉलीसोम्नोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ट्रिगर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा को एस्पिरिन,
एस इनिवेटर और बीटा ब्लॉकर ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड यूरेस नहीं करता, सल्फोनामाइड नहीं करता। पेशेंट विथ क्रोन डिजीज अंडरवेंट इलियर डिसेक्शन करा उसका अपन ने, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इलियर डिसेक्शन की वजह से? तो इलियर डिसेक्शन की वजह से ना ऑक्सलेट रीनल कैल्कुलाई बन सकते हैं, डायरिया और फैट मैलाब्सॉर्प्शन हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता, हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो 1, 2 एंड 3। प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक वेसल इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? वैसे कौन कौन सी कंडीशन में इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी देखने को मिलेगी? तो इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टिसिस में मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में मिलेगी और विपस डिजीज में मिलेगी। यूजनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेरिटिस में नहीं मिलती। आंसर है 1, 2 एंड 4। ये भी डेविडसन की टेबल से क्वेश्चन है। Which one of the following viruses is associated with the development of acute fatty liver and high mortality in the pregnancy? Is hepatitis E virus. Consider the following statement with regard to anorexia of the aging. तो डिक्लाइनिंग कीमोसेंसरी फंक्शन की स्मेल कम आती है, इस वजह से भूख भी कम लगती है। देर इज़ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ द च्यूइंग, स्लोड गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड देर इज ऑल्ट्रेशन इन न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस ऑल्सो। 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन है, ठीक है। एनोरेक्सिया ऑफ द एजिंग चारों चीज़ों की वजह से होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइप 1 हिपेटोरेनल सिंड्रोम जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है बाय रैपिड डिटोरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, और जो टाइप 2 होता है वो कैरेक्टराइज होता है बाय दी मॉडरेटली एंड स्टेबल या फिर स्लोली प्रोग्रेसिव रीनल डिस्फंक्शन से। दोनों चीज़ें ये ट्रू है। और जो हिपेटोरेनल सिंड्रोम होता है इट इज़ सीन इन पेशेंट विद लार्ज एसाइटिस इन केस ऑफ सिरोसिस, होता ही इस वजह से ना। तो थर्ड भी आंसर सही है, तो 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरोलॉजिकल मार्कर फॉर इम्यूनाइजेशन विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? जो सर्विस एंटीजन होता है वो सीरोलॉजिकल मार्कर है इसका। उसके बाद में इन्फेक्शन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज अ सिंड्रोम विच इज क्लिनिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एक्लेजिया इन दी सेबल? जो सेकेंडरी कॉज है एक्लेजिया कार्डियक एसोफेगस में वो है ट्रेपनोसोमा क्रूसी की वजह से होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो एच पाइलोरी क्या इसमें कौन सी स्टेटमेंट है? देखो एच पाइलोरी है ना ग्राम नेगेटिव स्पाइरल शेल बैक्टीरिया, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव लिखा तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। इसको पढ़ के अपन देख लेते हैं फिर भी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूज एन एडेसिव मॉलिक्यूल बाबा टू बाइंड टू द लुई बी एंटीजन ऑन गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल, दिस इज करेक्ट। वो यूरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे पीएच अपनी रेज करेगा और एक्सक्लूसिव कॉलोनीज बनाता है गैस्ट्रिक टाइप एपिथेलियम, ठीक है। तीनों इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। द क्वाड्रुपल थेरेपी रिजिम फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स? तो इसमें अपन पीपीआई देते हैं, बिस्मुथ सबसेक्टेड जाता है, टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोनिजोल एंटीबायोटिक जाती है, तो आंसर इज ए। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में भी एसोसिएटेड विद सीलिएक डिजीज? सीलिएक डिजीज में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, आईजीएल डेफिशिएंसी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस एसोसिएट होता है। तो इसमें फर्स्ट को छोड़ के बाकी तीन सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में HLA DQ2 DQ8 वो होता है, एसोसिएशन होता है। देयर इज इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन फाउंड इन द व्हीट, राई, बार्ले, ओट्स। In the elderly, the disease presented with symptoms ranging from florid malabsorption, weight loss and anemia to oral ulceration, dyspepsia and bloating, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स में बायोप्सी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जबकि वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है इसमें, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इज द आंसर। असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर मोर देन 10⁵ आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं यूरिन में तो आप उसको डिफाइन करोगे। रीनल ट्रांसप्लांट offers the best chances for the long-term survival of end-stage renal disease and is a cost-effective also. इनमें से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन? ठीक है, देखो अगर एक्टिव मेलिग्नेंसी है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एज बच्चे की 1 साल से कम है और बड़े की 75 साल से ज़्यादा तो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पर डायबिटीज़ मेलाइटस इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आप जनरेट कर दोगे तो फिर तो नीड ही क्या है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मैकेनिज्म फॉर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। देखो मैकेनिज्म ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज में डेफिशिएंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन होती है, फोलेट एंड B12 डेफिशिएंसी होती है, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ यूरेमिया ऑन बोन मेरो नहीं होता, देयर इज रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइटरी आयरन। तो मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो कॉजेज ऑफ द एनीमिया इन क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या क्या आता है। एक तो रिलेटेड डेफिशिएंसी ऑफ द इरिथ्रोपोइटिन, देयर इज डिक्रीज इन द RBC सर्वाइवल ऑल्सो, ब्लीडिंग डायस्थेसिस अगर है, पुअर डाइटरी एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, साथ में पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है और बोन मेरो में फाइब्रोसिस होता है, और फोलेट और B12 डेफिशिएंसी है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द एनीमिया इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। The leading cause of the chronic kidney disease globally is diabetic nephropathy. Presence of BVOR sign on neurological examination is characteristic of spinal cord lesion at which level? तो BVOR साइन का जो लीजन होता है ये होता है T9 to T10 पर होता है। ये BVOR साइन क्या होता है? दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द अम्बिलिकस व्हेन एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये T9 T10 डर्मेटोम पे लीजन होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे, मतलब लीजन होता है, डर्मेटोम नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट पे लीजन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन अगर है तो फेसिकुलेशन प्रेजेंट होता है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स ठीक है डिक्रीज होता है, क्लोनस एब्सेंट होता है, प्लेंटर रेफ्लेक्स इज शो फ्लेक्सर रेस्पॉन्स, दिस इज द करेक्ट थिंग। जबकि जो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो उसमें इसमें प्लेंटर रेफरेंस जो है ना ये एक्सटेंशन शो करेगा, क्लोनस और डीप टेंडर रिफ्लेक्स दोनों मिलेंगे, और फेसिकुलेशन उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब उसमें एब्सेंट होता है अपर मोटर न्यूरॉन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल स्ट्रॉन्गर रिस्पेक्टर फॉर द डिमेंशिया इज द इंक्रीजिंग इन द एज, मैसिव रेटिनल हेमरेज विद ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस विद विजन लॉस। कैरेक्टरिस्टिक है CRVO के लिए। विजुअल हेलुसिनेशन डिफ्यूज लुई बॉडी डिमेंशिया में देखने को मिलता है। अ 37-year-old मदर ऑफ 2 चिल्ड्रंस हैज़ बायलेटरल हेडेक होता है जो इमोशनल स्ट्रेस पे वर्सन हो रहा है, ठीक है, बायलेटरल है, ठीक है। वो पेन जो है एज सुबह तो आराम से उठती है बढ़िया, पर बच्चे सर दर्द कर देते हैं उसका जैसे दिन निकलता जाता है, तो इसमें टेंशन टाइप हेडेक है इसको। विच आर द फॉलोइंग आर दी कॉजेज ऑफ दी पॉलीन्यूरोपैथी, इसमें से कौन कौन से कॉजेज है? HIV होता है, अल्कोहल होता है और पेनिटेन होता है। रिफाम्पिसिन पॉलीन्यूरोपैथी का कॉज नहीं होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रासेलुलर हेमरेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इट अकाउंट फॉर 35% ऑफ द स्ट्रोक, नहीं 10% स्ट्रोक्स होते हैं इंट्रासेलुलर हेमरेज वाले। मोस्ट कॉमन साइट जो है वो सेलुलर कॉन्टेक्स, नहीं पुटामिन होती है मोस्ट कॉमन साइट। अब इसके बाद अपने ऑप्शन तो डायरेक्ट अपन को मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, बट देखो यूज ऑफ कोकेन एंड methamphetamine is a frequent cause of stroke in young ages, this is true, and hypertensive intracellular hemorrhage usually results from spontaneous rupture of the small penetrating artery deep in the brain, this is also true. So third and fourth option is true. A 21-year-old young lady presents with unilateral facial weakness हुई है उसको, she is unable to close her eye on the affected side, और उसके ईयर में वेसिकल्स मिल रहे हैं। तो इस सिंड्रोम का नाम आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, ठीक है, और इसका आप कह सकते हैं कि भाई फेशियल नो सेवन ऑफ पाल्सी इसमें। लीजन ऑफ डोमिनेंट पैराइटल लोब कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। डोमिनेंट देखो, डोमिनेंट पैराइटल लोब में लीजन है और नॉन डोमिनेंट में। अगर नॉन डोमिनेंट में होता है ना तब तो कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट मिलेगा, और अगर डोमिनेंट पैराइटल लोब में लीजन है तो डिस्फेजिया, कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया मिलेगा, साथ में एप्रेक्सिया और अग्नोसिया में मिलेगा। तो आंसर तो इसमें 1, 2 एंड 3 है, पर अगर जो डोमिनेंट पैराइटल लोब में लीजन है तो ये सब चीज़ें, नॉन डोमिनेंट में मिलता है तो कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट आंसर जाता है इसमें। विच आर द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। NF1 के इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? NF1 में एंजियोमा मिलता है, एक्सिलरी फ्रैकल्स मिलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमास मिलता है, पर जो क्यूटिनस शानोमा है ये NF2 का फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में ब्रैडिकिनेसिया मिलता है, रिजिडिटी मिलती है और मास्कुलाइफेसिस मिलता है, स्पास्टिक गेट नहीं होता। पार्किंसन में कौन सा गेट मिलता है आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।
फर्स्ट 2 एंड 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप AB. तो AB वाले में कोई सा भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, और एंटीबॉडी भी कोई नहीं होती उसमें. सॉरी, मतलब AB वाले में A और B दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती, ठीक है. एंटीजन दोनों होंगे, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती AB वाले में. तो आंसर इज B. जबकि A वाला जो है उसमें B के लिए एंटीबॉडी होती है, B में A के लिए एंटीबॉडी होती है, और अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इट इज़ O ब्लड ग्रुप. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू बी एसोसिएटेड विद यूजनोफिलिया. तो यूजनोफिलिया लॉफलर के साथ होता है, टॉक्सिकेरिसिस के साथ मिलेगा, ट्राइकेनेला के साथ मिलेगा. यूजनोफिलिया जो है वो अपन को ट्यूबरक्लोसिस के साथ में यूजनोफिलिया नहीं मिलता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर कार्सिनोम ऑफ पैंक्रियास. पैंक्रियास के पी को उल्टा करो. 9 CA 19 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GC-PD एंजाइम डेफिशिएंसी इज द करेक्ट. तो एक्स लिंक्ड होता है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है पैरेलल टू मलेरिया वेल, कंजप्शन ऑफ फाविन से ये तो बढ़ता है, प्रोटेक्टिव नहीं होता, और ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट में भी लाइफ सेविंग. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट एक्टिव हीमोलाइसिस. देखो, एक्टिव हीमोलाइसिस जब भी होता है तो रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है ना वो बढ़ता है, और देयर इज इंक्रीज इन यूरिनरी बिलिजन, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. What type of anemia does drug dapsone cause? Dapsone से hemolytic anemia होता है. Which of the following are decreased during the pregnancy? Pregnancy में आयरन स्टोर बढ़ता है, ठीक है. which of the following are decreased during pregnancy, ठीक है. तो आयरन स्टोर बढ़ता है, फॉलेट विटामिन लेवल अपन बढ़ता है, और कोगुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं ना ये इंक्रीज होता है. तो 4 को छोड़ के बाकी 1 2 3 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज डायरेक्ट 10A इनहिबिशन. तो 10A ये आ गया ना, 10A इसमें लिखा हुआ ही है, तो B हो गया आंसर. 20-year-old young girl present with heavy menstrual bleeding, पैटिकी ऑन हर आर्म एंड ब्लड ब्लिस्टर है माउथ में. उसका हीमोग्लोबिन 7 है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 8700 है, प्लेटलेट काउंट 6000 है, पेरिफेरस में लार्ज प्लेटलेट मिल जाए. तो ये किसका डायग्नोसिस बनता है यहाँ पर? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा का. और इस केस में, ठीक है, अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे? देखो, हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स तो देने ही है, उसके साथ अपन को IV इम्यूनोग्लोबिन भी देने होंगे. 57, 30-year-old फीमेल है, मेलेस ब्रेथलेसनेस है, उसको प्रेस्टिशिया है, वेजिटेरियन डाइट लेती है, हीमोग्लोबिन 6.2 है, MCV बढ़ा है, इलेक्ट्रिक मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कंफर्म हो गया, और उन्होंने क्या लिख के दिया? न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन है, तो मैगलोब्लास्टिक एनीमिया डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है. 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज. तो एक्सेंथोसिस नाइग्रिकेंस होगा क्या? नहीं. जीरोसिस एंड प्रूराइटिस होता है, ठीक है, ए ऑप्शन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से, इनमें से कौन सी कंडीशन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है? वो मिलेगा आपको क्रिटिकल इलनेस में हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, ठीक है. भाई कॉर्टिसोल में तो बढ़ेगा, कुशिंग में बढ़ेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बढ़ता है. यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो फेनिटोइन यूज से हो सकता है, लिथियम यूज से हो सकता है, और मेथोट्रेक्सेट के यूज़ से हो सकता है. पर एजा थायोप्रिन के यूज़ से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता. फेनिटोइन, लिथियम, मेथोट्रेक्सेट हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग जो रीनल PCT में एक्ट करती है, SGLT2 इनहिबिटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट लिस्प्रो रेगुलर 1 2 एंड 4 हो गया. हिर्सुटिज्म इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. PCOS और CH में मिलता है, सबको पता है, और ओरियन ट्यूमर में पता है, ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. 63 का फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए इसमें से क्या करेक्ट है? हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल में ज़्यादा कौन होता है? ऑटोइम्यूनिटी इज अ रेयर पैथोजेनेसिस नहीं, कॉमन है बल्कि. तो सेकंड गलत हो गया. 1 3rd एंड 4th आंसर है इसमें. इन प्रेगनेंसी इंक्रीज डोज चाहिए होगा, और सप्रेस TSH इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया होता है, यूरिन की ऑस्मोलरिटी जो होती है वो लो होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो होती है। लिथियम इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट, नहीं, लिथियम तो खुद डायबिटीज इंसिपिडस करता है, और इट इज़ अ पोटेंशियल लीथल इफ हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर इज डैमेज। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आंसर सही है इसमें। 66 42-year-old लेडी है, प्रेजेंटेड विद द सिम्टम्स ऑफ टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, इम्पेयर्ड हियरिंग एंड वेट गेन है उसको, इंस्पाइट ऑफ द पुअर एपेटाइट उसका वेट गेन हो रहा है। तो अपन को थायराइड के लिए प्रोफाइल करनी है, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, TSH, फ्री T3 और एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज चेक करेंगे। रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन नहीं करते अपन अभी, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पेशेंट प्रेजेंट विद सर्कुलेटरी शॉक, नोइजा, वोमिटिंग, डायरिया। डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस बनाया आपने। ब्लड सैंपल स्टोर करें अपन ताकि बाद में अपन चेक कर लें। अभी के लिए उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे अपन, एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस का पेशेंट है तो IV नॉर्मल सलाइन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर होगा इसमें। ग्लूकोज और केसिन इन्फ्यूजन का कोई रोल नहीं होता। द मोस्ट कॉमन एसिड बेस डिसबैलेंस इन क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट में सबसे कॉमन एसिड बेस डिसबैलेंस कौन सा होता है, वो होता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पोटेंशियली रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ द वेट गेन। पोटेंशियली रिवर्सिबल कॉजेज वेट गेन के कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने पास, इंसुलिनोमा वेट गेन करेगा, कुशिंग सिंड्रोम बढ़ता है, सल्फोनाइल यूरेज और बीटा ब्लॉकर, ये सारे वेट गेन करते हैं और रिवर्सिबल कॉजेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। के मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, ठीक है, पर हाइपर फॉस्फेटेमिया नहीं होता, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, रिपीटिंग सिंड्रोम का पार्ट है जो कि, और इसका मुझे भी रीज़न समझ में नहीं आया, लिवर सिरोसिस क्यों लिया, बट आंसर की में लिवर सिरोसिस भी इन्होंने इंक्लूड करा है, तो एज पर आंसर की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर। सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस क्लोस्ट्रिडियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पैरावायरस में स्लेप्टिक होती है। बार्टनर इन्फेक्शन कौन कौन सी डिजीजेस करता है, बार्टनर इन्फेक्शन कैस्केड डिजीजेस, टेंस फीवर करता है, कैरियर्स डिजीज करता है, ये तीन चीज़ें करता है बार्टनर इन्फेक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द वेक्टर फॉर स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस का ऑर्गेनिज्म है ओरिएंशिया सुसुगामुशी, पर आप उसको इतना पढ़ के मत छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे आंसर है C, क्योंकि उसका जो वेक्टर है वो है ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट उसका वेक्टर है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ओरिएंशिया सुसुगामुशी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द टिटनेस। टिटनेस के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, राइजस सार्डिफिनस मे बी सीन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड एज एफिनिटी फॉर सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ये भी सही है, और जो लॉग जो है वो पेनफुल कंडीशन होती है और हिस्टेरिका कैन मिमिक टिटनेस। तो फर्स्ट सेकंड एंड एक मिनट इसमें होगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी, जो ये लॉग जो है ना ये पेनलेस होती है, पर जो एंडोटॉक्सिन है वो सेंसरी नर्व एंडिंग के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है ना यार ये एंडोटॉक्सिन नहीं होता, ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसलिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25-year-old ट्रैवलर है जो UK से चाहता है इंडिया आना, उसमें एंटी मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस चाहिए, बट वो इसको हिस्ट्री है सीजर और डिप्रेशन की, तो एंटी मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस को लेना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, डॉक्सीसाइक्लिन तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रोगवानिन जो है ये रीनल कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और मेफ्लाक्विन जो है ये सीजर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और डिप्रेशन लाइक कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी CNS कंडीशन में मेफ्लोक्विन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इसमें अपन कौन सी दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पल्मोनरी स्टेज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। इनमें से कौन से इन्फेक्शन में अपन पल्मोनरी स्टेज देख सकते हैं, तो एस्केरियास लुम्ब्रिकॉइड सॉरी, और स्ट्रेंगोलाइट स्टेरोकोस में देख सकते हैं, ऑनक्रोनोसिस वॉल्वस में नहीं देख सकते, फर्स्ट एंड सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है ना कि नैरो, तो आंसर होगा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बाकी सारे सही है। नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ओरल प्रिपरेशन नहीं होती, लिपिड फॉर्मुलेशन लेस टॉक्सिक होती है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्ड कॉज म्यूकरमाइकोसिस, राइजोपस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज बाय मॉस्किटो बाइट, टाइफस को छोड़ के फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क ऑफ द मरेस्मस।
मेरिस्मस का हॉलमार्क है कि उसमें ट्राइसेप जो स्किन फोल्ड होती है वो लेस देन 3 mm होती है। एंटी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीबॉडी किस कंडीशन में देखने को मिलती है, वो है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में। पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा 40 to 50 ईयर एज में मिलता है। फर्स्ट लाइन ड्रग टू रिड्यूस फ्रैक्चर इन ऑस्टियोपोरोसिस इज बिस्फोस्फोनेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCA? एमिट्रिप्टिलिन है, डोजुल्पिन है, पेरोसेंटिन SSRI है और इमिपिन है, इमिप्रामिन है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हो गया। Recurrent bout of binge eating are usually associated with the bulimia nervosa. During physical activity of 55-year-old male जिसको लो बैक पेन है, क्वाड्रिसेप्स रिफ्लेक्स उसमें एब्सेंट हो गया। तो क्वाड्रिसेप्स रिफ्लेक्स की नर्व रूट कौन सी होती है? होती है L4। देखो इसको ऐसे याद रखना, क्वाड मीन 4, L4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर पार्ट ऑफ इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम? ये भी इनहेरिटेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिजीजेज एसोसिएटेड विद द DNA रिपीट सीक्वेंस? तो हंटिंगटन में, मायोटोनी में, फ्रेंडिस में रिपीट सीक्वेंस होता है, क्लिनफेंटर में नहीं होता। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आंसर हो गया। कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक्ट डिफेक्ट है, मतलब ये फीचर्स है, कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है भाई। कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक्ट डिफेक्ट, थायमिक हाइपोप्लेजिया है, क्लेफ्ट पैलेट है और हाइपोकैल्सीमिया है। ये मिलता है आपको डीजोर सिंड्रोम में। कैच 22 इसमें जो निमोनिक था अपना क्रोमोसोम 22q11 में डिलीशन होता है। अर्ली हाइपोटेंशन इन विनिमस स्नेक बाइट इज ड्यू टू? अर्ली हाइपोटेंशन होती है कि स्प्लेंचनिक और पल्मोनरी में पूलिंग होगी ब्लड की, और डिलेड होती है सिस्टमिक ब्लीडिंग की वजह से, हीमोलाइसिस की वजह से और लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम की वजह से। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन एंड लवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्कली और पेट्रोलियम में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इथेनॉल में तो अपन करते ही हैं। एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट किस चीज़ का एंटीडोट है? एसिटाइलसिस्टीन ये पैरासीटामोल के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया? सीवियर हाइपरकैलेमिया है, आपको पोटेशियम कम करना है तो उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़फुल है। बीटा-2 अगोनिस्ट चाहिए होता है, एंटागोनिस्ट नहीं चाहिए होता, और डायलिसिस और IV सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़फुल होता है। कायोसिनोल फॉरेस्ट डिजीज साउथ इंडिया में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जो होता है वो गुलिन बारे में मिलता है, अपर एरोस्ट्रेशन में मिलता है, फ्लैल चेस्ट में मिलता है, बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का है। तो आंसर इज सी। 10-year-old गर्ल इज डायग्नोज विद डेंगू फीवर, शी हैज़ एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, एग्जामिनेशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसका जो हेमाटोक्रेट है वो बढ़ा हुआ है। अब आपको उसको इनिशियल फ्लूइड मैनेजमेंट में आप क्या दोगे? तो उसमें आप दोगे रिंगालेक्टेड एट 7 ml/kg/hour के हिसाब से। जैसे ही वो स्टेबल होने लगेगी तो इसको 7 से अपन 5 पे ले आएंगे और फिर 3 पे ला के स्टेबल कर देंगे। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद हेडेक एंड वॉमिटिंग इन द इमरजेंसी रूम following a fall from the bed, which one of the following treatment modality is not recommended in the emergency? उसको हेड इंजरी है, ICP बढ़ा हुआ है उसका, तो उसमें आप थेरेपेटिक लंबर पंचर नहीं करोगे आप, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें प्रेशर कम करती है, बट थेरेपेटिक लंबर पंचर का कोई रोल नहीं है। रिकमेंडेड रेशो फॉर चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ इन अ सिंगल रेस्पिरेटर ड्यूरिंग दी चाइल्ड CPR में क्या रेशो रहेगा? वो होता है अगर सिंगल है तो 30:2 और डबल है तो 50:2। 100 ग्लासगो कोमा स्कोर में E2, V3 और M2 है। E2 मीन्स जो पेशेंट है, E2 मीन्स वो आई ओपन कर रहा है पेन पे, V3 मीन्स वो क्राई कर रहा है पेन पे, और अगर बिल्कुल कुछ इनकॉम्प्रेंसिबल बोल पा रहा है तो V2 आएगा। M2 मीन वो एक्सटेंशन कर रहा है पेन पे, और अगर फ्लेक्शन करता है पेन पे तो M3 होता, तो इसमें आंसर हो जाएगा D। ग्लासगो स्कोर मस्त है, याद करके जाना ना। व्हाट विल अ बेबी विद माइल्ड हाइपोथर्मिया फील? माइल्ड हाइपोथर्मिया वाले बेबी की ना सेंट्रल जो बॉडी है वो तो वार्म रहेगी, पर पेरिफेरी जो है उसकी वो कोल्ड रहती है, तो C हो गया इसमें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इज सीन इन हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोकैल्सीमिया में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है।
अब देखो ये तो मुझे भी इससे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि हाइपोकैल्सीमिया से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कैसे हो रही है, बट एज पर मी आंसर नॉइज़ा वोमिटिंग होगा, बट आंसर की ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आंसर। अगर रिपीट होता है फ्यूचर में तो अपन यही लगाएंगे। अ 6 week old इन्फेंट प्रेजेंट विद अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। ठीक है, तो ये कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। कॉन्जुगेटेड होता तो ड्यूबी जॉनसन रोटर, अनकॉन्जुगेटेड है तो अपने पास क्रिगन-नजार सिंड्रोम है और गिलबर्ट है। अ मदर विद पॉलीहाइड्रोमिनोज गिव बर्थ टू अ टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट वो डेवलप चोकिंग एंड साइनोसिस ऑन फीडिंग सून आफ्टर द बर्थ। मतलब उसमें फूड जा नहीं रहा, यानी इसोफेगस में कहीं दिक्कत है और ड्रोलिंग एंड फ्रोजिंग आ रही है माउथ से, तो ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला है उसके। इन्फेंट जस्ट स्टार्टेड टू वॉच हिज मदर इंटेंटली व्हेन शी टॉक्स टू हिम, ही हैज़ नॉट स्टार्टेड स्माइलिंग बैक। तो मतलब उसकी मिनिमम एज क्या होगी, एक महीना, यानी कि 4 वीक। Child demonstrated a mature pincel grasp and is able to build a tower of maximum 6 block and can make vertical and circular stroke with pencil। देखो जो 6 ब्लॉक का जो टावर वाला है ना, पहले तो आप इसको याद करो। इसको देखो, जो 15 मंथ का बच्चा है ना वो 2 क्यूब का टावर बनाता है, 18 मंथ का बच्चा 3 क्यूब का टावर बनाता है। उसके बाद जो 2 साल का बच्चा होता है ना वो 6 क्यूब का टावर बनाता है। अब उसके बाद आपको सीधे चलना है 9 पे, 3 साल वाला, 4 साल वाला, फिर ब्रिज, और 5 साल का बच्चा गेट बना सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 साल का 6, 3 साल का 9 क्यूब का बनाता है। तो देखो यहाँ पर जो है स्लिक ब्लॉक यानी उसकी 2 ईयर की एज है। और इसमें जो यहाँ इसमें कन्फ्यूज़न इसमें आ रहा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें लिखा है वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक। तो स्ट्रोक है ना, सर्कल नहीं होता, तो इसको आपको ध्यान रखना। वर्टिकल सर्कुलर स्ट्रोक 2 ईयर एज का बच्चा बना सकता है और 6 ब्लॉक भी 2 ईयर का रहता है, तो इसमें आंसर आएगा सी। अ टिपिकल डेवलपिंग गर्ल इज एबल टू क्रीप अपस्टेयर्स। ठीक है, टिपिकल डेवलपिंग गर्ल है एबल टू क्रीप अपस्टेयर्स एंड बिल्ड अ टावर ऑफ 2 ब्लॉक, यानी 2 ब्लॉक का बना पा रही है, मतलब 15 मंथ तक की एज है और 15 मंथ का बच्चा क्या कर सकता है, स्क्रेबल कर सकता है। A child can ride a tricycle, hop on a foot but cannot skip. He use alternate feet while going downstairs. Which of the following motor skill इसमें देखने को मिलेगी अपन को। तो इसकी एज जो है हॉप कर पा रहा है, मीन 4 साल तक की एज है, 4 साल का बच्चा क्रॉस कॉपी कर सकता है। Which of the following skill इज ए नॉर्मली डेवलपिंग 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड अनेबल टू परफॉर्म। 2 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे 2 साल का बच्चा सर्कल नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो 3 साल का बच्चा बनाता है। तो इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एस्टिमेट द सरफेस एरिया ऑफ बर्न इंजरी इन चाइल्ड लेस देन 15 ईयर वालों में लुंड एंड ब्राउडर चार्ट का यूज़ करता है। 4 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद इंजेक्शन ऑफ मैनी टैबलेट्स ऑफ द सैलिसिलेट। सैलिसिलेट एक एसिड है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। 3 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद पेरेंटल कंसर्न रिगार्डिंग डिलेड डेवलपमेंट है, स्पेशली स्पीच की दिक्कत है। ऑन ऑब्जर्वेशन क्लिनिशियन डिक्रीज आई कॉन्टैक्ट बना रहा है, इनअटेंटिव है, अनरेस्पॉन्सिव है, तो उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। एटोमॉक्सिलेट जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अपन देते हैं, वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, वो देते हैं अपन हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बच्चे की। FIPV जो डोज होता है वो कौन कौन से डेट पे डलता है, वो 6 वीक पे फिर सीधे 14 वीक पे जाता है। ठीक है, तो 115 में भी हो गया। प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वेरिसेलर वैक्सीन इन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज 70%, और अगर वैसे दोगे डायरेक्टली आप प्री एक्सपोजर में तो 90% होती है। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद डिफिकल्टी इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वर्ड डिकोडिंग, स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, नॉर्मल लिसनिंग कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है, वर्ड का आ रहा है तो वर्ड में दिक्कत आती है तो डिसलेक्सिया होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पर टेंट्रम इन अ 3 ईयर ओल्ड बॉय। ध्यान ही मत दो, इग्नोर करो, यानी टाइम आउट। वो धीरे धीरे उसको लगेगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वो करना बंद कर देता है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्केड्यूल फॉर होम विजिट बाय एन आशा वर्कर इन फैसिलिटी बॉर्न न्यूबॉर्न। देखो फैसिलिटी बॉर्न न्यूबॉर्न में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, तो फर्स्ट डे तो केयर उसकी वहीं हो जाती है, तो अपन को इसमें केयर करनी होती है 3rd से। तो इसके बाद 7 की टेबल करो, 7 7 2 14, 3 हो गया और ये 4 हो गया, उसके बाद सीधे 42 डे ध्यान रखना है। अगर इस होम डिलीवरी है तो उसमें फर्स्ट डे भी ऐड हो जाएगा, तो आंसर है इसमें सी। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए
मतलब वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को भी कवर करता है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें 1 लाइनर्स अच्छे थे, और अब सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू।